हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का मेरा अभिनंदन। आज अपने स्टूडियो में मैं एक खास शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। देश के सबसे बड़े और प्रसिद्ध होटल ताज जो दिल्ली में अवस्थित है, होटल ताज में प्रबंधक मैनेजर की नौकरी करने वाले राशिद अकरम से मेरी आज स्टूडियो में मुलाकात है। इनका बैकग्राउंड राजनीतिक पृष्ठभूमि से भरा हुआ है। इनके पिता अतीकुर रहमान प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर हैं। झंझारपुर में इनकी पहचान क्रिमिनल लॉयर के रूप में है। अंधराठारी प्रखंड के हरना पंचायत में 2 टर्म मुखिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इससे पूर्व 3 दशकों तक सरपंच बनकर पंचायत में लोगों के बीच न्याय का काम करते थे। इनके पुत्र हैं राशिद अकरम जो होटल मैनेजमेंट और MBA की डिग्री लिए हुए हैं। MBA की डिग्री लेने के बाद ये पंचायत चुनाव में आए हैं। मुखिया प्रत्याशी के रूप में हरना पंचायत से अपना नामांकन किए हैं। इनका मैं स्वागत करता हूं। स्वागत है राशिद अकरम साहब बिहार 24 सच के सामना में स्टूडियो में। धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल में मेरी अपनी बात रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप MBA किए हुए हैं, होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं, देश के सबसे प्रतिष्ठित होटल ताज में बतौर मैनेजर आप काम करते थे। आपका स्वर्णिम भविष्य था जिसके लिए युवा वर्ग ललायित रहते हैं। ऐसे स्वर्णिम भविष्य को छोड़कर ग्रामीण परिवेश में समाज सेवा में आने का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, जैसा आपने कहा कि मैं एक ताज होटल में जॉब किया करता था और वहाँ मेरा बहुत ही ज़्यादा स्वर्णिम भविष्य था। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ की लाइफ में और इस गांव की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और उस चीज़ को मैं छोड़कर अपने गांव में सिर्फ इसलिए आया हूँ। अपने पंचायत की जब मैंने हालत देखा जी कि मेरा पंचायत धीरे धीरे नीचे स्तर पे जा रहा है। मैं मानता हूँ कि मेरा पंचायत थोड़ा गरीब तबके का पंचायत है, उसमें उतनी ज़्यादा उन्नति अभी नहीं हो पाई है। उसके पीछे का रीज़न जो कुछ भी हो, लेकिन जिस हालत में मेरे पंचायत को होना चाहिए था वो मेरा पंचायत अभी तक नहीं पहुँच पाया है। उसको मैंने देखा। मेरे पंचायत में जो अभाव था शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वहाँ के लोगों की गरीबी को देख के, वहाँ के लोगों की लाचारी को देख के लोग हर एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार वो चीज़ मुहैया करा रही है। लेकिन फिर भी हमारे गांव के, हमारे पंचायत के सारे लोग उस चीज़ के लिए परेशान हैं। सिर्फ इन चीज़ों को देख के मैं अपने स्वर्णिम भविष्य को छोड़ करके पंचायत चुनाव में आने का मैंने फैसला किया कि मुझसे जितना हद तक बन पाएगा मैं अपने गांव के, अपने समाज के, अपने पंचायत के लोगों के लिए मैं उतना ही ज़्यादा मदद कर पाऊँगा। जितना भी मैं मदद कर पाऊँ उसमें मुझे खुशी मिलेगी। अकरम साहब जी, आपने अपनी बातें रखी। एक प्रश्न मेरे मन में है, थोड़ा कटु है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पंचायत में पंचायत सेवा के लिए अपने स्वर्णिम भविष्य को देख छोड़कर आए हैं। अब तक पंचायत में या पंचायत के लोगों के लिए कुछ किया भी है क्या, या सिर्फ आ गए हैं चुनाव लड़ने? बिल्कुल, आपका जो सवाल है थोड़ा कठिन है मेरे लिए इसका जवाब देना, लेकिन मैं इसका जवाब बड़े अच्छे से आपको दे सकता हूँ कि मैं भले ही पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी इस पंचायत में 2 टर्म मुखिया रहे हैं जी। और मुखिया रहने से पहले भी इस पंचायत के लिए उन्होंने जो ऐसे काम किए हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जब वो मुखिया नहीं थे, जब 90s का दशक चल रहा था, जब हमारा गांव हरना, भदवार ये सब हर्री में हुआ करता था, हरना का कुछ हिस्सा हमारा कर्णपुर पंचायत में हुआ करता था, उस पंचायत को लेकर के जब हर्री से विभाजन हुआ तो हमारा हरना गांव वो कर्णपुर पंचायत में चला गया था
और उस कर्णपुर पंचायत से और हर्री पंचायत से लेकर हमने 3 गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाने का काम जो मेरे पिताश्री ने किया है। जी जी। और उस समय भी अपने जेब से पैसा खर्च करके किया है। हमने किसी से चंदा नहीं मांगा। हमने ये नहीं सोचा कि फ्यूचर में इसमें हमें ही राज करना है या हम ही इसका मुखिया बन के बैठे रहेंगे। गांव वालों ने, हमारे पंचायत वालों ने और भी लोगों को इसका मौका दिया। वो चीज़ पंचायत बनाने का काम, इसमें कर्णपुर के एक हमारे रेस्पेक्टेड सिटीज़न थे जिन्होंने इनको हाई कोर्ट तक क्लेम किया कि मैं इसको हाई कोर्ट में केस करता हूँ। उस केस को लड़ने में भी मेरे पिताजी ने केस को फाइल करके उसमें लड़ के किसी भी तरह करके हमने इसको पंचायत बनाया। पंचायत बन गया हरना पंचायत। उसके बाद हरना गांव में हमारे पिताजी के थ्रू एक पोस्ट ऑफिस का भी निर्माण कराया गया है। हरना में हमने मिडिल स्कूल भी बनवाया है और भदवार में एक हरिजन टोला है, उस टोला में लोगों को ज़मीन एक्वायर करवाया है क्योंकि उन लोगों के पास इतनी गरीबी थी कि वो रहने के लायक नहीं थे। तो सरकार से रिक्वेस्ट करके कुछ भी करके उन्होंने उन लोगों को ज़मीन एक्वायर करवाया है। हरना में मिडिल स्कूल भी बना है एक, जिसको हमने अपनी ज़मीन रजिस्ट्री करके उनको दिया है। और एक सबसे बड़ा काम जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है रोड जी। कि जब तक हमें एक सड़क, अच्छी सड़क नहीं मिलेगी तब तक हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो एक सड़क है जो मुख्यमंत्री के द्वारा पास किया गया था झंझारपुर से अंधराठाड़ी तक जाने के लिए। जी जी जी। वो सड़क कर्णपुर चौक से हर्री होते हुए गंदराई चौक पे मिलकर अंधराठाड़ी जाने वाली थी, लेकिन उसमें मेरे पिताश्री ने उसमें आंदोलन करके उस सड़क को अपने हरना गांव से होते हुए, भदवार गांव से होते हुए, गंदरायन होते हुए उनको अंधराठाड़ी तक जाने के लिए इस काम को संपूर्ण कराया है। ये हमारी कुछ ही जो हमने किया है अपने गांव और अपने पंचायत के लिए, उसका बस कुछ पल है जो मैंने आपसे शेयर किया है। ऐसे बोलने के लिए बहुत कुछ है। आपके पिताजी उस पंचायत के निर्माणकर्ता, अस्तित्वकर्ता के रूप में उभरे हुए शख्स हैं, जैसा हम लोगों के पंचायत चुनाव पड़ताल में भी यह बातें उभर कर सामने आई है जी। आप उस शख्स के पुत्र हैं जिस शख्स ने पंचायत में एक माइलस्टोन स्थापित किए हुए हैं। लोगों की अपेक्षाएं आम व्यक्तियों से ज़्यादा आपसे रहेगी। आपके साथ 2 बातें हैं। पहला, आप उच्च शिक्षाधारी हैं और दूसरा, आपके पिताजी का किया हुआ काम, उनकी परछाई, उनकी बड़ी लकीर, लोग अपेक्षा करेंगे कि उनसे बड़ी लकीर आप खींचेंगे। इन अपेक्षाओं पर आप कैसे खरा उतरेंगे? देखिए, आपकी क्या योजना है? जी, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मेरे पिता ने जो भी मुखिया रहते हुए काम किया, उस समय में बहुत सारी कमी रह भी गई है, जिससे हमारे पंचायत के लोगों से जब मैं अभी जनसंपर्क करता हूं तो उन लोगों का कहना होता है कि ये काम हो सकता था जो आपके पिताजी नहीं किए, वो काम हो सकता था जो आपके पिताजी नहीं किए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं अपने जनता से ये कहना चाहता हूँ कि उनके समय में सरकार के द्वारा आया हुआ फंड कम हुआ करता था। पहले सरकार सिर्फ खरंजा बनाने के लिए पैसा दिया करती थी। अभी आप पीसीसी करवा सकते हैं और गली गली देख सकते हैं कि पीसी बन रहा है। नल जल योजना पे मैं एलेबोरेट करूंगा आपको, बिल्कुल मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। आते हैं उस पर भी आते हैं। जी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये तो उनकी जो भी चीज़ें हैं वो आप हमारे पंचायत के हर एक गांव में, हर एक टोल पे जाके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। वो किसी भी धर्म और जाति के लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या किया है वो आपको पता चल जाएगा। ये तो रही उनकी बात जो उन्होंने किया। मेरी क्या योजनाएं हैं? जी जी जी। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए आया तो पहले मैंने अध्ययन किया कि मैं जाके चुनाव लड़ूंगा तो उसमें मैं कुछ कर भी पाऊंगा अपने गांव वालों के लिए या अपने पंचायत वालों के लिए या नहीं कर पाऊंगा। उस अध्ययन में मैंने जब पाया कि सरकारें इतनी फैसिलिटीज़ हमारे गांव के, हमारे गरीब लोगों के लिए, रहने वाले गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़े आराम से कट सकती है। जैसे उसमें क्या है कि एक सबसे पहली ज़रूरत होती है लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, जो हमारी सरकार प्रधानमंत्री आवास के रूप में दे रही है। बाथरूम चाहिए, टॉयलेट चाहिए, वो हमारी सरकार दे रही है। और खाने के लिए भोजन चाहिए, वो हमारी सरकार दे रही है। लेकिन फिर भी हमारे गांव में वो सारी फैसिलिटीज़ सही ढंग से नहीं मिल रही है, उन लोगों को नहीं मिल पा रही है जिन लोगों को इसकी ख़ास ज़रूरत है।
ये काम हमारे गांव के जो प्रतिनिधि हैं उनका काम था कि आप खुद से जाकर उन लोगों को चुनें कि किनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हम पहले उनको ये चीज़ पूरा करें। अब मैंने जब ये चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया है तो जैसा कि आपने मेरे लिए जो 2 लाइन कहा था कि मैं एक शिक्षित हूँ और उच्च शिक्षित हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने गांव के हर एक बच्चे को उस शिक्षा पर उस स्थान तक पहुँचा दूँ शिक्षित करके कि वो एक दिन मेरे जैसे बन पाएँ या मेरे से ऊंचे स्तर पर बन पाएँ और अपने घर का खाना पानी पीना जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो खुद से पूरा कर पाएँ, वो सरकारी पे आश्रित ना रहें। जब हम बीपीएल से ऊपर चले जाएंगे, एपीएल में चले जाएंगे, हमारी सैलरी अच्छी हो जाएगी, हम कमा खाने लगेंगे तो हमें सरकारी योजना की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा पहली रिक्वायरमेंट होगी कि मैं अपने गाँव के सारे बच्चों को इस काबिल बना दूँ, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दूँ उनको कि वो पढ़ लिख के अपने घर के सारे लोगों की जिम्मेदारी खुद उठा सके। दूसरा है, हमारे गांव में बहुत सारे लोग वृद्ध हो चुके हैं, उन्हें वृद्धा पेंशन की ज़रूरत होती है, वो मिलने में भी प्रॉब्लम है। अगर सरकारें हमारे बूढ़े लोगों को, जेंट्स हो या लेडीज़, उनको जो पैसे देना चाहती है, हमारा उसमें क्या जाता है कि मैं उनको वो प्रोवाइड करवा दूँ। सिर्फ उनका नाम आधार कार्ड लेके जाना है, उनका वृद्धा पेंशन में नाम जुड़वा देना है, उसमें हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे कि हम सरकार की तरफ से उस चीज़ को पूरा करा दें तो बिल्कुल 1 मिनट का काम है या 2 दिन का काम है, हम करवा सकते हैं। जी। जो कि बहुत सारे लोग अभी वृद्धा पेंशन से वंचित हैं। विधवा पेंशन भी है जो सरकारें दे रही हैं, बहुत सारी महिलाएं उससे वंचित हैं। और हमारे गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है हमारे पंचायत में, गंधराइन गाँव में पड़ता है, जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ है। उसमें किसी को मतलब ही नहीं है कि वो उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है, उससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है वो उन्हें नहीं पता, या पता है तो वो अनदेखा कर रहे हैं। अब अनदेखा करने का रीज़न कुछ भी हो सकता है उनका। अब मुझे एक सुई दिलाना है, मैं उस गांव में रहता हूँ, मुझे एक सुई दिलाना है, मुझे उसके लिए गांव के किसी जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको बुलाना पड़ता है, वो 100 रुपये लेके जाते हैं, वो हमारे जेब से चला गया। हमारी उतनी सैलरी नहीं है कि मैं वो 100 रुपये उनको दे पाऊँ। वो अगर उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा होता तो मैं उस उप स्वास्थ्य केंद्र पे चला जाता, मैं एक इंजेक्शन लगवा देता जो मुझे फ्री में होता, जो सरकार देना चाह रही है हर एक जनता को। ठीक है, वो चीज़ नहीं है, उसको भी मैं ऊपर कराना चाहता हूँ, वो वहाँ पे डॉक्टर की नियुक्ति करवाना चाहता हूँ, किसी तरह मैं उसको ये करवा लूँ। गर्भवती महिलाएँ हैं उनको भी सुविधाएँ दे रही हैं हमारी सरकारें, लेकिन वो भी हमारी महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी, अगर मुझे जनता चुनती है, जितनी जल्दी हो सके मैं उन महिलाओं के लिए भी जो भी सरकारें चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं मैं उनको ये चीज़ करवा सकूं। पंचायत स्तरीय एम्बुलेंस सेवा का भी मैं चाहता हूं कि एक एम्बुलेंस भी मैं अपना यहाँ पे करवाऊं। वो भले ही सरकार की तरफ से हमें हो सकता है कि मिलने में कठिनाई हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं अपनी तरफ से भी एक एम्बुलेंस कर पाऊँ, क्योंकि स्वास्थ्य के कारण हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरजेंसी सेवा ना होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। जब तक दरभंगा पहुंचते हैं उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। आपने स्वास्थ्य कैंप भी लगवाया था पिछले दिनों? जी, मैंने एक स्वास्थ्य कैंप लगवाया था। मैं उसमें ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मेरे गांव के जो भी लोग हैं, हमारे पंचायत में रह रहे जो लोग हैं, उनकी स्वास्थ्य की हालत कैसी है। उसमें मैंने ईसीजी की भी सुविधा रखी थी कि हमारे जो लोग हैं उनके क्या हालात हैं। ये नहीं कि मैं गया बुखार है नहीं है, ठीक है, मैंने उच्च स्तरीय डॉक्टर को बुलाया था उसको चेकअप करवाने के लिए था उसमें जी। और जितनी भी जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाके कराएंगे तो मुझे 1500 से 2000 का खर्चा जाएगा, वो मैंने अपने पंचायत में शिविर लगवा के मैंने उसको चेक करवाया था। फ्यूचर में मेरा एक और प्लान है, मैं मेरे बड़े भाई जो कि डॉक्टर हैं, वो झंझारपुर में हम लोग एक बड़ा हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, आईसीयू युक्त हॉस्पिटल होगा। अगर मैं हॉस्पिटल भी वो खुल जाता है तो वो मेरे पंचायत के लिए मैं चाहूँगा, समझूंगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, कि दरभंगा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं झंझारपुर में वो ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ जिसके लिए आप दिल्ली जाना चाह रहे थे शायद, मैं वो आपको झंझारपुर में पूरा करवा कर दूंगा। और थोड़ी सड़कों पे भी बात कर लेते हैं कि जितनी भी हमारी गलियाँ हैं, आते हैं उन पर भी जी। अभी तक जो आपसे बातें हुई उसमें इतना स्पष्ट हो गया कि आपकी इच्छा है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं का लाभ गरीबों को सीधे मिले, इसके लिए आप गंभीरता से प्रयास करेंगे अगर आप मुखिया बनते हैं तो। ये आपकी बड़ी योजना है। थोड़ी सी पंचायत की राजनीति और विकास पर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। पिछले 5 वर्षों में जो मुखिया का कार्यकाल रहा है
जी। उन 5 वर्षों में बहुत सारे फंड आए, नल जल, गली नली और विभिन्न योजनाएं। इन 5 वर्षों में पंचायत के विकास पर आपका क्या नजरिया है? कितना विकास हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है? संक्षेप में थोड़ा दर्शकों को बताएं। हमारी जनता अच्छे से जानती है कि हमारे पंचायत में कहाँ विकास हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। सब लोग जान रहे हैं, जहाँ पे सड़क होनी चाहिए थी वहाँ पे सड़क नहीं है। मैं 2-3 सड़कों का नाम ले लेता हूँ। हमारे गंधराइन गांव में एक सड़क है जो मूसहर टोल से होते हुए राय टोल पे जाती है। अगर अभी मैं वहाँ पे कार की तो बात छोड़िए, मैं मोटरसाइकिल लेकर चला जाऊं तो मैं नहीं जा पाता हूं, मैं इतना परेशान हो जाता हूं। ये उस सड़क की हालत है। 2001 से 2006 के बीच में मेरे पिताजी ने उस सड़क को खरंजाकरण करवाया था। वो खरंजा आज भी वहां पे उपलब्ध है। उसके ऊपर ना कोई मिट्टीकरण हुआ, ना ही कोई पीसीसी की ढलाई की गई है। अब तक वही हालत है उस जगह का। वहाँ के लोगों को सोचिए, वोट मांगने तो हम चले जाते हैं उनके पास कि आप हमें वोट दे दीजिए, हमें मुखिया बना दीजिए, लेकिन हमने उनके लिए किया क्या? इस चीज़ को भी गंभीरता से लेनी चाहिए कि वहाँ पे लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, वो भी इसी धरती पे रहने के लिए भगवान ने उन्हें भेजा है हमारे बीच में रहने के लिए। उनका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। उनके अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। दूसरा, मैं पहले सड़क पे ही बात कर देता हूँ आपको। एक सड़क है वार्ड नंबर 8 के अंदर जो हमारे नदी के अंदर पड़ता है। उस जगह पे चले जाइए, आपको 80 का दशक याद आ जाएगा। आपको लगेगा कि शायद 1980 में मैं जी रहा हूँ और उसी तरह की गलियाँ, उसी तरह की मिट्टी, उसी तरह के बच्चे बेचारे परेशान लाचार, वहाँ पे भी कोई काम नहीं किया गया है। मैं एक और मुख्य सड़क की बात करना चाहूँगा जो वार्ड नंबर 6 में पड़ता है। उस सड़क की हालत ऐसी है कि एक बूंद पानी पड़ जाए तो उसमें आपको ठहून भर पानी लगेगा। लोग आवाजाही के लिए परेशान हो जाते हैं, अपनी गाड़ी को किसी दूसरे के घर पे खड़ी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उस जगह पे लोग आना जाना बंद कर देते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान कुछ तो मेरे तरफ नज़र उठा के देख लो। जबकि भगवान ने एक मुखिया नियुक्त किया है हमारे गांव में, उन्हीं लोगों के लिए नियुक्त किया है जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, पंचायती राज का तो थीम और व्यवस्था यही है जी। लेकिन विकास के बारे में आपने जो बातें कही उससे लग रहा है कि पंचायत पर आपकी गहरी पकड़ है और नज़रों से देखते हैं। ये तो सड़क और गली नली पानी की बातें हो गई। अब आप चूँकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं और उच्च शिक्षित हैं, शिक्षा के क्षेत्र पर आपका एक अपना विजन है। हरना में एक स्कूल ऐसा भी है जो मस्जिद के बगल में है। हम लोग पिछले दिनों उसकी रिपोर्टिंग भी किए थे जब उनके बच्चे खिचड़ी खाने के लिए कब्रिस्तान की ओर बैठते थे। उस स्कूल के भविष्य पर भी आपका क्या ध्यान होगा? देखिए, जो स्कूल का कार्यक्रम है, जो स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं, वो हमारी सरकार की तरफ से ज़मीन मुहैया नहीं कराया जाता है कि आपको मैं ज़मीन दूं, उस पर आप स्कूल बनवा के बच्चों को पढ़ाएं। स्कूल पास हुआ है, वो मेरे पिताजी ने ही करवाया था और उसमें 2 रूम का, उसमें बस एक बिल्डिंग है जिसमें बच्चों को 1 से लेकर 8 के क्लास तक के बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। उसी स्कूल को बनाने के लिए जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने एक अपनी ज़मीन रजिस्ट्री करी थी स्कूल के नाम से जी, उसी स्कूल को बनाने के लिए। लेकिन गांव के छोटे मोटे राजनीति की वजह से अभी तक उस स्कूल को नहीं बनाया गया है। अभी मेरा प्राइमरी वर्क में वो रहेगा, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो उससे पहले मुझे उसके लिए एक भवन देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि मैं उनको कहाँ पे उनको शिक्षा प्राप्त करवाऊँगा। तो वो मेरा प्राथमिकता भी आप समझिए कि मैं उस स्कूल के लिए एक ऐसा जगह मैं मुहैया कराऊंगा अपने ग्रामीणों से बात करके या मैं अपने अधिकारियों से बात करके कि मुझे ज़मीन कहाँ से उपलब्ध कराई जाए। वो तो सरकारी स्तर से होगा नहीं, वो हमें सामाजिक स्तर से करना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए जितना भी जल्दी हो सके मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर करवाऊँगा। मेरे यहाँ मेरे पंचायत में अभी तक पंचायत भवन भी नहीं बन पाया है। उस पंचायत भवन का निर्माण भी मैं होपफुली इसी पंचवर्षीय के अंदर करवाऊँगा। और जब तक पंचायत भवन नहीं बनता है और अगर मैं मुखिया बनाया जाता हूँ तो मेरा एक दफ्तर होगा पंचायत में, जहाँ पे मैं सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे पाया जाऊँगा। किसी भी लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे दफ्तर पे आके मुझसे मिल सकते हैं या मुझे एक कॉल करेंगे तो डेफिनेटली मैं उनके पास रहूँगा वहाँ पे। और पंचायत में जो मेरा और भी काम है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरी पंचायत में अंधकार सा फैला हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए जो
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे को जो चुनाव चिन्ह मिला है वो मुझे मोमबत्ती मिला है। अच्छी बात। और मोमबत्ती जलाने से ही पंचायत का अंधकार दूर होगा। ये तो रही मेरी चुनावी छाप की बात। लेकिन पंचायत से अंधकार को मिटाने के लिए स्ट्रीट लाइट की सुविधा है हमारे हर एक पंचायत को देने के लिए, जो अभी तक हमारे पंचायत में नहीं लगाया गया है। नहीं लगाया गया, अभी तक शुरुआत भी नहीं किया गया है। मुझे नहीं पता ये सब क्यों नहीं किया गया है, जबकि सरकारें दे रही हैं। हमारे ही प्रखंड के दूसरे पंचायतों में ये सब चीज़ें हो चुका है। नल जल का क्या हालत है? नल जल पे तो बस एक समझिए कि हमारे पंचायत में ऐसी हालत है कि शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और भी जगह पे यह हालत होगी। 1 से लेके 14 वार्ड तक शायद 1 या 2 वार्ड ऐसा है जहाँ पे नल जल का 80% ही काम हुआ है, 100% कहीं भी काम नहीं हुआ है। हमारे एक जनप्रतिनिधि हैं जो अभी चुनाव में हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा कि नल जल योजना सरकार की बिल्कुल फेलियर योजना है और वो नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा होता कि ट्यूबवेल दे दिया जाता। तो उनको शायद इतना डीपली नॉलेज नहीं है कि जिस योजना को सरकार ने हमारी पास की है, उस योजना को पास करने के लिए बड़े बड़े आईएएस और आईएएस अधिकारी बैठते हैं जो कोई भी योजना पास करते हैं। उस योजना का मेन मोटो क्या है, सरकार हमें वो योजना क्यों दे रही है? पहले तो ट्यूबवेल दे ही रही थी, अभी नल जल ही क्यों कर दिया उन्होंने? शुद्ध जल देने के लिए। प्लस हमारे एरिए में मई जून के महीने में इतनी गर्मी पड़ती है, धूप का इतना प्रकोप होता है कि हमारा ज़मीन का पानी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। और हमारे गाँव में, हमारे एरिए में बहुत सारे ट्यूबवेल ऐसे हैं जो सूख जाता है और आयरन पाया जाता है। इस नल जल योजना में यह है कि उसका जो लेयर है वो इतना गहरा दिया गया है कि हमारे धूप के प्रकोप से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और घर घर में नल को पहुंचा दिया जाएगा। और हमारी जो महिलाएं हैं जो किसी दूसरे के ट्यूबवेल पे जाके पानी भर के लाती है, उनको अपने घर में ट्यूबवेल पे नल में पानी मिलेगा। ये सुविधा तो हमारी सरकार देना चाह रही थी, लेकिन उसकी हालत ये है कि कहीं से पाइप कटा हुआ है, कहीं पे आप नल लगा हुआ देख लीजिएगा लेकिन उसमें नल का नहीं लगा है जिससे पानी निकलेगा, कहीं पे बस फेंक दिया गया है। मतलब स्थिति ऐसी है कि 20 लाख 21 लाख रुपए एक वार्ड पे मिला है और उसकी स्थिति ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों ने 5 से 7 लाख रुपए खर्च किया, बाकी पैसों का क्या किया ये तो जांच का विषय हो सकता है। ये हमारे नल जल की सुविधाएँ हैं। और एक बहुत बड़ा काम जो मैं अपने युवा छात्रों के लिए करना चाहता हूँ अपने पंचायत में, जी कि मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा जहाँ पे एक ऐसी किताबें लाके रखूँगा मैं कि जिनमें सिर्फ 1 से लेके 12वीं तक के बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे। वो किताबें भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा जहाँ से लोग खेल में रुचि रखने वाले बच्चों को खेल की किताबें मिलेंगी और राजनीति में रुचि रखने वाले बच्चों को राजनीति की किताबें, मतलब कि जिसका जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ की किताबें मैं वहाँ पर अवेलेबल करवाऊँगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ स्टूडेंट को अपना आधार कार्ड जमा करके वो प्रोवाइड होगा उनको, पंचायत के लोगों के लिए। और मैं एक और मेरा काम महत्वपूर्ण काम रह गया है जो मैंने अपने तरफ से सोचा है कि मेरी पंचायत जो है, मेरा पंचायत वो एक शहर किनारे बसा हुआ है, नदी जा रही है, कमला नदी है, उसके किनारे में बसा हुआ है, बांध के किनारे में। और वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको छोटी छोटी ज़मीनें हैं जहाँ पे वो रहते हैं, तो शादी ब्याह के टाइम पे उनको बड़ी दिक्कत होती है जी। अब यहाँ से आधे किलोमीटर दूर पे किसी का एक दरवाज़ा खाली है, वहाँ पे बारात को बैठाने का प्रबंध किया जाता है। तो मैं अपने पंचायत के लोगों के लिए हरना में एक विवाह भवन बनवाऊंगा, जिस विवाह भवन में आप लोगों को सिर्फ वहाँ की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ वो दे करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके लिए एक तरह से निःशुल्क होगा। उसके कंस्ट्रक्शन में जो भी पैसा लगेगा वो मैं अपनी जेब से दूंगा, मुझे किसी सरकार से उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो मैं पूरा करवाऊंगा। और उसमें उसके इस्तेमाल के लिए आपसे धर्म, जाति, कास्ट नहीं पूछा जाएगा, आप चुपचाप से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से अपने पंचायत वासियों को देना चाहता हूँ। अच्छी बातें आपसे सुनने को मिली और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोग बातें तो सुनते हैं लेकिन पंचायत चुनाव में आपका सामना 9 लोगों से होगा। कुल 10 लोग हैं चुनावी मैदान में। जनता उन 9 लोगों को छोड़कर आपको वोट करें, आपको चुने। आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने जनता मालिकों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मुझे वोट देकर जिताएं, जो कि आपका कीमती वोट है। उस वोट से मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो जाया नहीं जाएगा। आपका एक एक वोट पंचायत की विकास के लिए काम होगा। उसमें जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अपने पंचायत की जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप भी इस चीज़ से
बिल्कुल यकीन रखते होंगे कि हाँ, हमारा पंचायत अभी पीछे रह गया है। इस साल जब आप मुझे वोट देंगे और मुझे मुखिया के पोस्ट पे अगर आप बिठाते हैं, तो जो भी ज़रूरी काम है, जो मैं पीछे बता चुका हूँ कि मैं क्या क्या काम करवाने वाला हूँ और क्या क्या काम हमारे पंचायत में अभी पीछे रह गया है, उसमें मैं एक दो चीज़ें और जोड़ देता हूँ। जैसे हमारे पंचायत में 2 कब्रिस्तान हैं, उसमें मवेशियों का बहुत ज़्यादा आना जाना हो जाता है, लोग कुछ गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके घेराव के लिए जो हमारा जहाँ से भी उसका ये घेराव के लिए होगा, उसका हमने विभागीय नापी करवाया है और उसको मैं प्रोसेस में ला चुका हूँ। बहुत जल्द 4 से 5 महीने के अंदर दोनों कब्रिस्तान का घेराव हो जाएगा। और हमारे पंचायत में जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए है, कि वह हमारे पंचायत में कहीं भी शमशान घाट नहीं है। मैं गुहार लगाऊंगा सरकार से कि हमारे उस जगह पे, किसी भी जगह पे, हरदा में हो, भदवार में हो या गंधराइन में हो, किसी एक जगह पे शमशान घाट के लिए एक ज़मीन मुहैया कराई जाए। और आप लोगों की जो भी अपेक्षाएं मुझसे हैं, वो आप लोग मुझसे कह रहे हैं, मैं आप लोगों के कहे हुए हर चीज़ों को पूरा करके दूंगा जो आपने मुझसे कहा है, और कल कहेंगे या परसों कहेंगे, जो भी कहेंगे मैं उस चीज़ को पूरा करूंगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे बोले हुए हर एक बात पे आप लोगों ने यकीन किया होगा, और अगर आप अपना मन बनाते हैं मुझे वोट देने के लिए, तो आप लोगों को पता है कि मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो मोमबत्तियां छाप है, जो कि ईवीएम के 10वें नंबर पे होगा, और आप उस पर भारी से भारी मतों से वोट डाल के अपना मुझे विजयी बनाएं और पंचायत के सुख दुख में मेरा साथ दें। अभी आप सुन रहे थे राशिद अकरम साहब की बातें, जो ताज होटल के ऐश्वर्यपूर्ण नौकरी को छोड़कर ग्राम पंचायत के विकास के लिए पहुंचे हैं। उनकी बातों से ये लगा है कि उनमें काम करने की ललक है। बाकी जनता जनार्दन स्वयं निर्णय करें। बिहार 24 आम लोगों से अपील करती है कि स्वच्छ, निर्लोभ और सही लोगों को चुनें, ताकि पंचायत का सही विकास हो सके। धन्यवाद। बिहार 24 सत्य से सामना आप देखते रहें। इसी प्रकार की और खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।